चैप्टर 86 अब्रम का नीति को सरप्राइज। नीति कॉलेज पहुंच गई थी। एंट्रेंस पर ही उसे सोना मिल गई थी। दोनों बात करते हुए अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से सुमित उनके सामने आ धमका। गुड मॉर्निंग गर्ल, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अचानक उनके सामने आ जाने से दोनों ही डर गई थी। नीति और सोना दोनों के ने अपना एक एक हाथ सीने पर रख लिया था। सोना सुमित को घूरते हुए बोली, यार तू किसी दिन हमें हार्ट अटैक देकर हो रहेगा। सुमित की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने दोनों को देखते हुए कहा, डोंट वरी सॉरी, तुम्हारा हार्ट अटैक नहीं होगा। नीति ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बीचों ही भी पूछा, क्यों नहीं होगा? सुमित ने उसकी नाक पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए कहा, क्योंकि तुम लड़कियां का हार्ट सीने में नहीं होता, घुटनों में होता है। ये बोलकर वो हंसने लगा। नियति और सोना दोनों उसे घूर कर देख रही थी। ये देखकर सुमित ने जल्दी से अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उनसे बोला, अच्छा बाबा सॉरी, अब मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तुम दोनों खूबसूरत चुड़ैल से डर लगता है। ये सुनते ही सोना उसे मारने लगी। सुमित उससे बचने के लिए नीति के पीछे छुप गया और बार बार इधर उधर हो रहा था और उसने नीति को कंधे से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से नीति भी उसके साथ इधर उधर हो रही थी। तभी वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, क्या कर रहे हो सुमित, छोड़ो हमें, हम गिर जाएंगे। सुमित बोला, अरे पहले मुझे इससे बचाओ वरना आज ये मुझे मार ही डालेगी। सोना उसके पीछे भागते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, तुम कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करते हमें? सुमित उससे बचते हुए बोला, हाँ नहीं करता, अभी भी मैं तुम्हें काम की बात बताने आया था। सोना उसके पीछे भागते भागते थक गई थी, इसलिए वो रुक गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर हाँफने लगी। नीति सुमित की तरफ मुड़ी और उससे बोली, बताओ क्या बताने आए थे हमें? सुमित भी गहरी सांस लेकर बोला, नेक्स्ट वीक कॉलेज में एक फंक्शन है, क्या तुम दोनों उसमें पार्टिसिपेट करोगी? उसकी बात पर सोना जल्दी से बोली, क्या गाना गा सकते हैं? इस पर सुमित ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी लता मंगेशकर, तुम गा सकती हो। उसकी इस बात पर सोना ने उसे कंधे पर मारा और वो एक्टिंग करने लगा। नीति को चुप देखकर सुमित ने उससे पूछा, क्या हुआ नीति, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम कुछ परफॉर्म नहीं करोगी? नीति ने उसे देखते हुए कहा, क्या हम डांस कर सकते हैं? सुमित स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये फंक्शन तुम्हारे लिए ही तो रखा गया है। इस बात पर नीति ने उसे मारा तो सुमित फिर से एक्टिंग करते हुए बोला, तुम दोनों का क्या लेडी हल्क हो, जितना जोर से मारती हो? फिर नीति की तरफ देख सुमित ने कहा, हाँ तुम डांस में पार्टिसिपेट कर सकती हो, सोलो नहीं, उसके लिए तुम्हें पार्टनर चाहिए होगा। नीति सोचते हुए बोली, अब पार्टनर कहाँ से लाएं हम? ये सुनकर सुमित ने जल्दी से कहा, अरे इतना सोच क्यों रही हो, मैं हूं ना, तुम बस सॉन्ग बताओ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, या तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा या तुम मेरे घर आ जाना। सुमित की बात जैसे ही नीति के कानों में पड़ी, उसके होश उड़ गए। डर से वो अपनी उंगलियां को रब करने लगी और खुद से बोली, सुमित अगर घर आ जाए तो सीधा ब्लैकी के पिंजरे में जाएगा। नहीं नहीं, हम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं बन सकते और हम भी उसके घर नहीं जा सकते। ये सोचकर नीति ने सुमित से कहा, क्या प्रैक्टिस करने का कोई और तरीका नहीं है? सुमित झट से बोला, है ना, हम कॉलेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर नीति स्माइल करते हुए बोली, हाँ ये सही होगा। वही उधर विला में करीब 2 घंटे और ढूंढते रहने के बाद ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिला तो वो थककर हार कर हाल में बैठे अब्रम के सामने जाकर खड़े हो गए। अब्रम ने उन्हें देखते हुए पूछा, हाँ तो कितना ब्लैक मनी जब्त किया मेरे घर से? वे सब समझ रहे थे कि अब्रम उनका मजाक उड़ा रहा है। तभी उनमें से एक ने कहा, आई एम सॉरी। अब्रम जो उन्हें घूर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सबको अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा। उसने उन्हें घूरते ही कठोर शब्दों में कहा, गेट आउट। तभी उस ऑफिसर ने फिर से कहा, सर अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, हम जांच नहीं करेंगे। तो अब्रम खड़ा होकर उसके सामने जाकर बोला, दोबारा कभी तुम इस बिल्ला की तरफ देखे भी नहीं जाओगे, अंदर आना तो दूर की बात है, आज शाम तक तुम सबके ट्रांसफ़र आर्डर तुम्हारे साथ ही होगा। ये कहकर अब्रम अंदर चला गया। वही वे सभी ऑफिसर उसे हैरानी से जाते हुए देखते रह गए। वो लोग अब्रम के पीछे जाकर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, पाइथन उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जब कोई फ़ायदा ही नहीं, अब बिस्ट के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तैयार करो ये शहर छोड़ने के। बिस्ट तुम लोगों को ऐसी जगह भेजेगा जहाँ जाने के बाद तुम्हें ज़िंदगी से शायद
मौत से प्यार हो जाएगा। अगर कोई बिस्ट से एक पल का सुकून छीनता है तो बिस्ट उनकी लाइफ से जिंदगी भर का सुकून ही छीन लेता है। पाइथन ने अपनी बात पूरी कर उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। वे सभी मुंह लटकाकर बाहर चले गए। वही अब्राहम ने अपने रूम में जाकर जगुआर को कॉल किया और तो कॉल रिसीव होते ही जगुआर ने हेलो कहा। अब्राहम ने पूछा, क्या ब्लैकी ठीक है? जगुआर ने कहा, हाँ बिस्ट, बस वो अभी तक बेहोश है। अब्राहम ने कहा, ओके, होश में आने तक उसके साथ रहो। मैं पाइथन के सभी ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम आज घर पर ही रहो। जगुआर ने ओके बिस्ट कहा तो दूसरी तरफ से कॉल कट गई। जगुआर ब्लैकी के साथ ही बैठा था और उसका सिर सहला रहा था। ब्लैकी बेसुधा सा पड़ा हुआ था। दरअसल अब्राहम के कहने पर ही जगुआर ने ब्लैकी को नींद का इंजेक्शन दे दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्लैकी की दहाड़ ऑफिसर को उस तक पहुंचा दे। जगुआर ब्लैकी का सिर हिलाते हुए बोला। बिस्ट ने बोला, तेरे होश में आने तक मैं तेरे साथ ही रहूं, पर तू होश में आते ही अपना ब्रेकफास्ट समझकर मुझे ही खा जाएगा। मैं बिस्ट थोड़ी न हूँ जो तू मुझे सूंघकर छोड़ देगा, इसलिए तू अंदर रह और मैं तेरे पिंजरे के बाहर रहता हूँ। ये कहकर जगुआर पिंजरे के बाहर आ गया और पिंजरे के सामने ही चेयर रखकर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए ब्लैकी को देख रहा था और थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट को याद करने लगा। जैसे ही अब्राहम ने उसे इशारा किया वो तुरंत ही ब्लैक के कमरे में आया। जैसे ही ब्लैकी उसे देखकर दहाड़ने को हुआ, जगुआर ने उसे वहीं रखी गन से शूट कर दिया। गन से निकली गोली ने ब्लैकी को हार्म नहीं किया, बस उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद जगुआर ने एक बटन प्रेस किया तो ब्लैकी का पिंजरा नीचे अंडर ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। वहां जाने की एक सीढ़ी भी बन गई थी। जगुआर सीढ़ियों के से नीचे आ गया और उसने एक बटन प्रेस कर दिया। फ्लोर वापस से पहले जैसा हो गया। ये सब याद कर जगुआर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बिस्ट को हारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात ओम रावत को पता चली कि वो भड़क गया। उसने कॉल पर कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे वो जानवर नहीं मिला? मैंने अपने बेटे से पूछा, उसे ब्लैक पैंथर से ही डराया गया था और मैंने सबूत भी देखा था। फिर तुमने कैसे वहाँ कुछ नहीं मिला? दूसरी तरफ से उसी शख्स ने कहा जिसने ऑफिसर को बिस्ट बिल्ला रेड के लिए भेजा था। मेरे आदमी पूरे 4 घंटे तक उसके बिल्ला की झांक झांकते रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। ओम रावत, हमने अपना पहला और आखिरी मौका खो दिया। अब हम कभी भी उसके बिल्ला में नहीं घुस सकते। अब वो मेरी पूरी टीम का ट्रांसफ़र भी करवा रहा है। तुम्हारी बात मानकर मैंने बिस्ट से दुश्मनी मान ले ली। अब कहीं वो मेरे पीछे न पड़ जाए। उसकी डरी डरी आवाज़ सुनकर ओम रावत ने कहा, इतना डर क्यों रहे हो? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात पर उस आदमी ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है ओम रावत। वो बिस्ट है, उसकी पहुंच तुमसे ही कहीं ज़्यादा ऊपर तक है। वो कुछ भी कर सकता है। उससे उलझने से पहले एक बार अपने बेटे से सही से पूछ लेते, उसने बिस्ट का क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ बिस्ट ने ये सब किया है? उससे बात कर ओम रावत ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगा। उसने तिरछी नज़रों से अपने बेटे को देखा जो हॉस्पिटल बेड पर अर्थ लेटा हुआ अपनी माँ के साथ फ्रूट खा रहा था। ओम रावत अपने बेटे के पास गया और उससे बोला, आकाश। आकाश के ने गर्दन घुमाकर अपने डैड को देखा। यस डैड, ओम रावत ने पूछा, तू बिस्ट को कैसे जानता है? आकाश बोला, बिस्ट को तो सभी जानते हैं डैड। ओम रावत ने अपने बेटों को बेवकूफ़ भरी बात पर अपना सिर पीट लिया। ये देखकर आकाश एप्पल चबाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड डैड? आप खुद को मार क्यों रहे हैं? ओम रावत ने उसे घूरते हुए कहा, तेरी बेवकूफ़ी पर मैं खुद को मार रहा हूँ। अब जल्दी से याद करके बता, तूने बिस्ट का क्या बिगाड़ा है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बिस्ट ने तेरा किडनैप किया, याद कर। आकाश, मुझे जानना है आखिर बिस्ट ने क्यों तेरा किडनैप करवाया? आकाश इस बार भी एप्पल खाते हुए बेवकूफ़ी भरे अंदाज में बोला, डैड मैंने तो बिस्ट को मैगजीन और न्यूज़पेपर में देखा है, कभी पर्सनल नहीं मिला और नहीं मिलना चाहता हूँ। बहुत खतरनाक है वो। उसकी बात सुनकर ओम रावत का दिमाग खराब हो गया। उसने आकाश से नज़रें हटाकर अपनी पत्नी को देखा और उस पर गुस्सा करते हुए बोला, क्या खा कर पैदा किया है तुमने इसे? मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन तुम्हारा ये बेटा हमें कहीं न कहीं
का नहीं छोड़ेगा। इस गधे को इतना भी याद नहीं कि इसने क्या गलत किया है। आकाश अपनी डैड की बात सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटा सा बच्चा बन गया है। तभी उसने अपने डैड की तरफ देख कहा, डैड आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे जिन लोगों ने किडनैप किया था उन्होंने कहा है अब वो मुझे नहीं मारेंगे और अब मैं किसी की रैगिंग भी नहीं करूँगा। इस बात पर ओम रावत चौंका और उसने जल्दी से पूछा, क्या 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 तूने कहा? बिस्ट ने तुझे इसलिए किडनैप किया क्योंकि तू रैगिंग की थी? आकाश ने हाँ में सर हिला दिया। ओम रावत ने सोचते हुए खुद से कहा, आकाश का कॉलेज में रैगिंग करने से बिस्ट का क्या ताल्लुक है? फिर कुछ देर सोचने के बाद ओम रावत ने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं आकाश ने बिस्ट के किसी अपने के साथ रैगिंग की हो? हाँ यही हुआ होगा। शायद इसलिए बिस्ट ने आकाश को सिर्फ टॉर्चर करके छोड़ दिया, वरना बिस्ट तो सजा के तौर पर सीधा मौत देता है। कहीं दूसरी तरफ नीति कॉलेज से बिल्ला आ गई थी। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वो सुबह के बारे में सोच रही थी। उसके कान में अभ्रम के कहे शब्द गूंज रहे थे, टटल अब रोना बंद करो, आज जब तुम कॉलेज से आओगी तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। ये याद करके नीति की मुस्कान और गहरी हो गई। वो खुद से ही इतनी खोई हुई थी कि उसने आस्था की आवाज़ भी नहीं सुनी। आस्था उसे आवाज़ देती रह गई पर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नीति जब अपने रूम में आई तो डोर बंद देखकर खुद से बोली, हमारा रूम तो खुला रहता है पर ये आज बंद क्यों है? क्या बागड़ बिल्ला आज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं क्या? ये सोचते हुए उसने डोर को धक्का देकर ओपन किया तो डोर खुल गया। अंदर का नज़ारा देखते ही नीति की आंखें चमक गई। पूरा रूम सॉफ्ट और डिफरेंट डायर में भरा हुआ था, साथ ही ढेर सारे बैलून भी थे। ये सब देखकर नीति बहुत खुश हो गई। वो अंदर आई और अपनी तारों जैसी टिमटिमाती आंखों में सब देखने लगी। उसने छोटे छोटे टायर उठाए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगी। तभी उसे देखते हुए कुछ याद आया और नीति ने खुद से कहा, ये तो बच्चों के खेलने के लिए बागड़ बिल्ले ने हमें क्यों दिया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमसे बच्चा चाहते हैं? ये ख्याल आते ही नीति के होश उड़ गए। उसकी खूबसूरत आंखें शॉक्ड में चौड़ी हो गई। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ फील हुआ और उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या नीति का डर सच हो जाएगा? क्या सच में अभ्रम अपने रिश्ते को नीति के साथ आगे बढ़ाना चाहता है? क्या ओम रावत जान पाएगा नीति का सच? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे स्टोरी, कमेंट करिए लाइक। चैप्टर 87 अभ्रम और नीति की नाटी बातें। ये ख्याल आते ही नीति के होश उड़ गए थे। उसकी खूबसूरत आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ फील हुआ कि उसकी धड़कन तेज हो गई। नीति ने महसूस किया कि किसी ने उसके पीछे से अपनी बाहों में भरा हुआ है। वो उस छुअन को भी पहचानती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि अभ्रम उसके पीछे ही खड़ा था। नीति की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वो मन में बोली, हे भगवान ये क्या हो रहा है? क्या सच में बागड़ बिल्ला ने हमारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया है? कितने दुष्ट हैं ये, हमसे उम्र में कितने बड़े हैं और हमारे लिए ऐसे ख्याल रखते हैं। तब मेरा क्या होगा अब? नीति अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर अभ्रम का सिर महसूस हुआ। जैसे ही अभ्रम की गर्म सांसें नीति के गर्दन पर पड़ी, अचानक से उसकी हिचकी आ गई। तभी उसने फील किया कि अभ्रम के हाथ उसके कमर पर पहले से ज़्यादा कस गए। ये महसूस कर नीति मन में बोली, आज तो ये बागड़ बिल्ला फुल मूड में लग रहा है, आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। नीति तू तो गई आज। नीति ने अपनी आंखें और अपनी मुट्ठी दोनों कसकर बंद कर लिया। उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी स्पीड ज़्यादा दौड़ रहा था। एक पल के लिए वो नीति को ऐसा देख लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अभ्रम ने अपना चेहरा नीति के बालों में छुपा लिया और उसके बालों की फ्रेग्रेंस लेते हुए उसने कहा, कुछ तो है तुझमें ऐसा जो मुझे बार बार तेरे करीब लाता है। कुछ तो है इन घनी जुल्फों में जो मुझे सुकून दे जाती है। तेरी खूबसूरती मुझे इन्फेक्ट नहीं करती पर तेरी मौजूदगी मुझे खुशी से भर देती है। तू चाहत नहीं है मेरी पर मेरा सुकून बनकर मेरे रंग में रंग बसती है। वही अभ्रम की बात सुनकर नीति की धड़कन और तेज हो गई। जाने क्यों पर यह सब अभ्रम के मुंह से सुनकर उसे अच्छा लग रहा था। आंखें बंद किए हुए मुस्कुराहटे की एक लंबी लकीर नीति के होठों पर खींची गई थी। अभ्रम ने उसे अपनी तरफ पलट
पलटा और उसके चेहरे को अपने हाथ में थामकर उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने नीति को देखते हुए कहा, टटल आंखें खोलो अपनी। नीति ने धीरे धीरे अपनी घनी पलकों को उठाया और उसकी कजरारी आंखें अभ्रम की आंखों से जा मिली, जिसमें आज शरारत भरी थी। वो ज़्यादा देर तक अभ्रम की काली आंखों में देख नहीं पाई और शर्म से अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर अभ्रम धीरे से मुस्कुराया और उसने नियति की आंखों को चूम लिया। वो उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को चूम लिया और फ़ोन की रिंग ने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। फ़ोन की रिंग सुनकर सब नीति ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने से अभ्रम गायब था। उसे अपने सामने न देखकर नीति हैरान हो गई। नीति ने अपने सिर पर मारा और खुद से बोली, ये तुमने क्या हो गया है? तुम बार बार क्यों खुली आंखों से सपना देखने लगती हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई हो? पूरी रात बागड़ बिल्ला के साथ रहते हो और सपने में भी उसी को देखती हो। नीति, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें क्या अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। नीति खुद से बात ही करने में खोई हुई थी, पर तभी एक बार फिर उसकी और उसके सोच के बीच की फ़ोन रिंग इंटरफेयर किया। नीति ने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर चौंक गई। बागड़ बिल्ला हमें क्यों फ़ोन कर रहा है? क्या मुसीबत है? ये तो हमसे स्विचिंग की तरह चिपके हुए हैं, घर में, कॉलेज में, सपनों में और अब फ़ोन में भी। पर इन सब में एक बात तो अच्छी है, बागड़ बिल्ले ने हमसे वो सब नहीं कहा जो हम अपना सपना देख रहे थे। फिर उन्होंने हमें फ़ोन क्यों किया है? कॉल रिसीव करके उसने ही पूछ लेते हैं। ये बोलकर नीति ने कॉल पिक करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से अभ्रम ने कहा, टटल तुम क्यों मेरे पेशेंट का बार बार टेस्ट लेती रहती हो? नीति हकालते हुए बीच में बोली, हाँ हाँ हाँ, हम क्यों, ऐसा क्यों करेंगे हम? अभ्रम ने कहा, अब मुझे बताओ तुम सरप्राइज कैसा लगा? नीति ने एक नज़र कमरे को देखते हुए कहा, हाँ अच्छा है, पर हमें आपसे कहना था कि हम छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं जो आपने हमें खिलौने गिफ्ट किए हैं। इस पर अभ्रम ने कहा, तुम छोटी बच्ची ही हो, यू आर जस्ट 19 ईयर ओल्ड। जब तुम्हारी तरफ से कुछ देर तक आवाज़ नहीं आई तो अभ्रम ने कहा, टटल आर यू क्राइंग? देखो तुम रोओगी नहीं वरना मैं अभी आकर तुम्हें सजा दूंगा। ये सुन नीति जल्दी से बोली, हम रोए नहीं रहे हैं, हम खुश हैं, बस हमें समझ नहीं आ रहा कि अपनी खुशी कैसे जाहिर करें। नीति की बात सुनकर अभ्रम को कुछ खुराफात सूझी और उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, अच्छा तो तुम्हें अपनी खुशी जाहिर करनी है? नीति धीरे से बोली, हाँ। नीति ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा तो अभ्रम उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, इट्स वेरी सिंपल टटल, किस मी। ये सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई, उसका मुंह हैरानी से खुल उठा। उसका दिल जो कुछ मिनट पहले ही नॉर्मल हुआ था वो एक बार फिर मैराथन दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से नीति ने खुद को शांत करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभ्रम ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मुझे किस करो, और अब तुम ना ही कर सकती हो। तुमने अभी अभी कहा है तुम खुश हो तो अब तुम पीछे नहीं हटोगी। चलो अब मुझे किस करो। नीति धड़ाम से बेड पर गई और वो अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स को बार बार अपनी मुट्ठी में ही रब करती रही और तभी उसने घबराते हुए कॉल पर अभ्रम से कहा, क्या ये करना पड़ेगा? दूसरी तरफ से अभ्रम ने कहा, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है टटल। नीति जानती थी अगर उसने अभ्रम को मना किया तो वो वापिस आने के बाद उसे सजा देगा। यही सोचकर उसने ओके कह दिया और अपनी आंखें बंद कर फ़ोन पर उसे किस दी। दूसरी तरफ अभ्रम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने आंखें बंद कर नीति को फील किया, पर तभी नीति की हचकती आवाज़ उसके कानों पर पड़ी और वो आंखें खोलकर उसकी बात सुनने लगा। नीति ने कहा, हमने किस आपके गाल पर दी है, ना कि होठों पर, तो आप कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा। ये कहकर उसने बिना अभ्रम की बात सुने कॉल कट कर दिया। उधर अभ्रम ने अपने कान पर से फ़ोन हटा लिया, उसकी स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा दिया। अभ्रम की ये स्माइल कुछ अलग ही थी, न गुस्सा न रोनेक्स, सिर्फ प्यार और फीलिंग की झलक रही थी। वही उधर नीति सारे टायर
टायर्स से खेलने लगी। वो बैलून को भी इधर उधर उड़ा रही थी कि कभी बेड पर चढ़ती हुई, कभी सोफे पर कूदने लगती है। वो पूरे रूम में घूम घूम कर नाच रही थी। उसे देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि वो 19 साल की है। वो एक छोटी बच्ची बन गई थी। नीति एक प्यारे से सॉफ्ट टायर को अपनी बाहों में भरे उसके साथ नाच रही थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना पीछे, टेल में हूँ खुदा अब मैं क्या करूँ, चलूँ सीधी से उल्टी चालूँ, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अब नीति डांस करके थक गई थी तो वो टेडी बियर को पकड़े हुए बेड पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी, साथ में उसके होठ प्यारे से खूबसूरत मुस्कुराहट थी। तभी उसने अपनी बाहों फैला दी थी। उसका राइट हैंड बेड पर पड़े किसी चीज को टकरा गया। नीति ने तिरछी नजरों से देखा तो वो एक गिफ्ट बॉक्स था जो उठाकर बैठ गई और बॉक्स को लेते हुए बोली, इसमें क्या है? ये कहते हुए वो बॉक्स खोलने लगी। जब उसने पूरा बॉक्स खोला तो उसमें एक खूबसूरत साड़ी थी। जब ये नीति ने कॉलेज जाना शुरू किया था उसने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया था। अभी जैसे ही उसकी नज़र साड़ी पर गई वो और खुश हो गई। बड़ी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए वो साड़ी को बॉक्स से निकल कर देखने लगी। वो नेट की साड़ी थी। उसका रंग डार्क ग्रीन था जो उसके गोरे बदन पर और खूबसूरत लगता था। साड़ी देखकर नीति के होठों से स्माइल जाने का नाम ही नहीं लेती थी। नीति उठी और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने साड़ी अपने ऊपर लगाई और स्माइल करते हुए उसने कहा, बागड़ बिल्ले की पसंद इतनी बुरी भी नहीं है। फिर अगले ही पल खुद को डांटते हुए उसने कहा, अरे बुरी होगी भी कैसे, उनकी पसंद हम है और हम तो कितने अच्छे दिखते हैं। ये कहते हुए उसकी स्माइल और गहरी हो गई। फिर उसने साड़ी वापस से बॉक्स में रख दी और सोचते हुए खुद से बोली, बागड़ बिल्ले ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर हम करें क्या? ये सोचते हुए वो बेड पर बैठ गई। फिर कुछ देर सोचकर वो जल्दी से बोली, हाँ, हम आज उनके लिए खाना अपने हाथों से बनाएंगे। नीति किचन में आ गई। आस्था रात में के खाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर नीति ने आस्था को कंधे से पकड़ के कहा, अम्मा आज आप रेस्ट करिए, खाना मैं खुद बनाएंगे। आस्था ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो, क्यों, आज क्या खास बात है कि खाना आज तुम बनाओगे? नीति सीधे सीधे नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने आस्था से नज़रें चुरा कर घुमा फिरा कर कहा, माँ, हम आज जल्दी आ गए हैं और हमें बैठे बैठे बोर भी हो रहा है, इसलिए हमने सोचा खाली बैठने से अच्छा है हम खाना बना लेते हैं, आपको भी आज थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। आस्था उसकी मनोदशा समझ रही थी। उसने भी खुलकर नहीं कहा। नीति के गाल पहले ही शर्म से लाल हो गई थी। वो कुछ कहती तो नीति और लाल हो जाती, इसलिए आस्था ने कुछ नहीं कहा। तो उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। आज पहली बार नीति अपने मन में अभ्रम के लिए खाना बना रही थी। नीति के सारा खाना कुछ ही घंटों में तैयार कर दिया। जब वो खाना बनाकर फ्री हो तो रात में 8 बजे थे। उसने एक नज़र खुद के हालात को देखा तो उसने अपने कपड़े गंदे लग रहे थे। ये देख कर नीति ने अब कहा, जब तक बागड़ बिल्ला आता है हम अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं। वो अपने रूम में आई और कपड़े को लेकर चेंज करने लगी। वो थोड़ी देर बाद मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने एक आदमी रंग का चूड़ीदार सूट पहना था। फिर उसने अपने बाल संवारे और आंखों में काजल लगाकर माथे पर मैचिंग की बिंदी लगाई और फिर वो खुद को मिरर में देखते हुए बोली, नीति अब लग रही है तू अच्छी। ये कहते हुए वो मुस्कुराई और डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर खींचकर बैठ गई। उसकी नज़र एंट्रेंस की तरफ चली गई तो वो अभ्रम के आने का इंतजार करने लगी। वही जगुआर ने टाइगर को जो कुछ भी उसके जाने के बाद हुआ था वो सब बता दिया। उसकी बात सुनकर टाइगर ने गुस्से में कहा, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई बिल्ला पर रेड मारने की? क्या बिस्ट ने कुछ किया? जगुआर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो चुप हैं, इसका सीधा मतलब है वो जल्द से पलटवार करेंगे। ये सुनकर टाइगर ने कहा, पर ये कौन कर सकता है? जगुआर बोला, ये तो कोई भी कर सकता है, बिस्ट के दुश्मनों की संख्या कम थोड़ी न है। वे दोनों अभी बात कही कर रहे थे तभी ब्लैकी जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर टाइगर और जगुआर ने ब्लैकी की तरफ देखा। उसे होश में देखकर दोनों ही मुस्कुरा दिए और जगुआर ने कहा, तो फाइनली तू नींद में आ गया।
बेटा तुझे बचाने के लिए ही मुझे नींद से सुलाया था। ये कहते हुए जगुआर को कुछ याद आया, वही टाइगर भी सोच रहा था कि और तभी दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखते हुए कहा, इसका मतलब वो रेड ब्लैक मनी के लिए नहीं बल्कि ब्लैकी के लिए थी। वो लोग ब्लैकी के लिए आए थे, उन्हें ब्लैकी के बारे में पता चल गया है। टाइगर ने सोचते हुए कहा, हमें ये बात बिस्ट को बतानी होगी। जगुआर ने घड़ी देखते हुए कहा, बिस्ट के आने का टाइम हो गया है, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं। वही डाइनिंग हॉल में नीति भी अबरम का इंतजार करते हुए बोल रही थी, ये बागड़ बिल्ला भी आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आने में, अब तक तो आ जाते थे पर आज भी अभी तक नहीं आए। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया, क्या नीति का इंतजार होगा खत्म, क्यों देर लग रही है आज अबरम को आने में, क्या करेगा अबरम। और टाइगर और जगुआर उसे ब्लैकी के बारे में बताएगा। जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।